नमस्कार। आज की एजेंडा के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। तो चलिए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि वो बड़ी खबरें कौन सी जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी और इसको लेकर हमारी टीम की तरफ से एक जो अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाया जाएगा। यूपी विधान परिषद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। संभल की जामा मस्जिद अब विवादित ढांचा कानूनी तौर पर कहलाएगी। सपा सांसद वर्ग के अवैध निर्माण मामले में आज सुनवाई है, जहां एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ कई जो एफआईआर हैं वो लोगों के खिलाफ दर्ज की है। जहां ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है पहले संबोधन के साथ ही। तो देखिए आज की एजेंडा की ये है वो प्रमुख खबरें। हमारे साथ जुड़िए और एक एक जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यूपी के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। आज यूपी विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन दोपहर 12:30 बजे होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देंगे। इससे पहले कल मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपनी बात रखी थी और संभल, उपचुनाव, महाकुंभ समेत कई मुद्दों पर जमकर विपक्ष पर निशाना भी साधा था। संभल का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। तो विधान परिषद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन देखना होगा कि क्या कुछ उनके संबोधन में बातें निकल कर आएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र जी, कल कई मुद्दों पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज विधान परिषद में भी क्या कुछ खास रहने वाला है सीएम के संबोधन में? देखिए, सरकार ने जो अच्छे काम किए सरकार उसको रख रही है। और कुंभ पर जिस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जिस तरह विपक्ष कुंभ पर लगातार हमलावर था, उसका जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी कहते थे कि नाविकों को लाभ नहीं मिला है। उन्होंने सक्सेस स्टोरी बताई, कहा कि एक नाविक है जिनके पास 130 नावें थी और उन्होंने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए पैदा किए। 30 करोड़। तो हाँ, ये बड़ी उपलब्धि। अगर आप इसको इस तरीके से देखिए तो किसी का विजन नहीं था कि धार्मिक रूप से एक बड़ा पर्यटन का केंद्र उत्तर प्रदेश को बनाया जा सकता था और कानून व्यवस्था उनके मुद्दे में रही। उन्होंने कहा कि एक समय था जब माफिया पुलिस को सैल्यूट करते थे, आज माफिया देखकर भागते हैं पुलिस को। तो ये बदलाव आया। पहले निवेश नहीं करते थे लोग, निवेशक भाग रहे थे, अब निवेशक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। उन्होंने अंसल के बारे में कहा था, ये तो आपकी दी हुई योजना है ना, इनको तो आप लेकर आए थे, जिन्होंने दूसरों का पैसा अपने घर में रख लिया और उनको जमीनें नहीं दे रहे हैं, उनको प्लाट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा पाताल से खोज कर हमें पैसा वापस कराएंगे और कल से एफआईआर शुरू हो गए। मुख्यमंत्री के साथ एक अच्छी बात है कि जो कहते हैं उस पर अडिग रहते हैं, करते हैं। और विधानसभा में भी आज ये नजारा देखने को मिलेगा कि विपक्ष और विपक्ष के 3 सदस्यों ने विधान परिषद में जो सवाल उठाए हैं उन सब का जवाब विधान परिषद में मुख्यमंत्री देंगे और ये मुद्दे भी उसमें रहेंगे। ये मुद्दे इसलिए रहेंगे कि अंतर ग्रुप एक बड़ी समस्या बनकर आया है और हजारों लोगों के पैसे हैं। कुंभ की बात तो करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे और जो छोटे छोटे और इशूज है उन पर भी मुख्यमंत्री अपना जवाब देंगे। मुख्यमंत्री लगातार हमलावर है कि विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कुंभ को लेकर कर रहा तो उसे आहत भी है और हमलावर भी है कि अगर सनातन एक साथ एकत्र हो रहा तो सनातन राष्ट्र तोड़ने के लिए तो नहीं एकत्र होता ना, बाकी लोगों के साथ तो चुनौतियां हो सकती हैं। तो अगर ये सनातन एकत्र होता, विपक्ष के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा? तो इस पर लगातार उन्होंने हमला किया है, विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक। पिछली बार भी था और इस बार भी देखने को मिलेगा पूजा। क्योंकि कल रामेंद्र जी 1 घंटा 10 मिनट सीएम बोले थे, जमकर बरसे थे। और देखिए जिस तरह से अंसल को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी, सीएम ने बोला, उसके बाद कार्रवाई, एफआईआर हुई। क्या इस पर भी आज सीएम बोल सकते हैं और विपक्ष को किस बड़े मुद्दे पर घेरते हुए नजर आएंगे? देखिए, विपक्ष के दिक्कत यह है कि सीएम विपक्ष समझ नहीं पा रहा सीएम को। सीएम जो कहते हैं उसकी कार्रवाई का ठोस, जो लोग कहते हैं ना कि सीएम यूं ही बोल जाते हैं, यूं ही नहीं बोलते हैं। कई बड़े पत्रकारों का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं उसकी कार्य योजना पहले तैयार होती है, उसके बाद बोलते हैं। मुख्यमंत्री सीएम कार्यालय के जो लोग काम करते हैं उनके साथ उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को एक डाटा याद रहता है, डेटा कि ये डेटा गलत है, इसको सही करिए। और उनको मुजमानी याद रहता है कि समस्या, उनका जो भाषण है वो हर बार आपको बदलता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं कि विधानसभा में जो बोला वही विधान परिषद में बोलेंगे। तो उनके आंकड़े और जनता के बीच रहते हैं तो वो सारी चीजें उनके दिमाग में रहती हैं। कोई और काम उनको नहीं है, हम लोगों की तरह बहुत जिम्मेदारियां नहीं, वो पूरी तरह जनता के लिए समर्पित है। शिवपाल को लेकर भी रामेंद्र जी जिस तरह से चुटकी लेते हुए उन्होंने अपना संबोधन दिया, कुछ इस तरह का अंदाज आज भी देखने को मिल सकता है। देखिए, शिवपाल के साथ उनके रिश्ते बड़े हंसी मजाक वाले हैं, इसलिए वो
सदन में भी वो हंसी मजाक दिखता है कि बच्चा ने फिर चचा को गच्चा दे दिया है, वो स्नान कराए, आपको स्नान के लिए नहीं ले गए, आप जाते तो अच्छा लगता। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि आप जाएंगे तो हम व्यवस्था करेंगे, हमको अच्छा लगेगा कि आप वहां कुंभ स्नान करने गए। तो इस तरह के हंसी मजाक, हल्कापन थोड़ा सा रहता है, उससे क्या है माहौल अच्छा रहता है। और विपक्ष और सत्ता पक्ष करना तो काम दोनों लोगों को जनता का ही है, इसलिए उनके रिश्ते भी अच्छे रहने चाहिए, वो भी सदन में दिखता है। पूजा, रामेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज की एजेंडा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की चिंता में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पिछले करीब 3.5 महीनों से संभल की जो शाही जामा मस्जिद विवादों में है, मंगलवार को हाईकोर्ट ने इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने शुरुआत से ही अपनी याचिका में संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा ही बताया था और कल सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच ने अपनी ऑर्डर में शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखने का निर्देश भी दिया। इसके बाद संभल में जामा मस्जिद के हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने मस्जिद विवाद को ये कहकर जन्म दे दिया है कि इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान के मुताबिक विवादित ढांचे में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसीलिए विवादित ढांचे में उन्हें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने इस मामले को लेकर क्या कहा है, एक बार वो आपको सुनवा देते हैं। तो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद की मस्जिद है तो हम भी कहेंगे उसके मंदिर की मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने न्याय की संतुलन रखने के लिए इसको विवादित ढांचा कहा है। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं जाता तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते। संभल से सपा सांसद जिया रहमान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल सपा सांसद वर्ग के अवैध निर्माण और बिजली चोरी के मामलों में अंतिम सुनवाई आज और 7 मार्च को होगी। इन दोनों मामले की सुनवाई अपने अंतिम दौर में मानी जा रही है। 3 बार नोटिस के अलावा समय भी बढ़ाया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अंतिम सुनवाई होगी, इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आज जिया रहमान वर्ग को नियत प्राधिकारी विनियमन क्षेत्र SDM वंदना मिश्रा के समक्ष उपस्थित होकर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण के मामले में अपना जवाब दाखिल करना है। इसके अलावा संभल स्थित शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका पर भी आज 5 मार्च को जिला न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि आज क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन सागर जी जुड़ चुके, जो कि जानकारी देंगे। नितिन जी, क्या कुछ संभावना कोर्ट से नजर आ रही है और जिस तरह से इस मामले को लेकर सुनवाई, तो जिया रहमान वर्ग की तरफ से कुछ रिएक्शन क्या आया अभी कि उन्हें किस प्रकार की उम्मीद है? बता देना चाहता हूँ कि आज जो है जो बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का मामला है उसमें उप जिलाधिकारी क्षेत्र की जो प्राधिकारी है वंदना मिश्रा, उनके न्यायालय में आज उनको साक्ष्य पेश करना है। अगर वो अपने साक्ष्य पेश नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है और
उनको मैं बता दूं कि इस मामले में 3 नोटिस और 2 रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से उनके अधिवक्ता उपस्थित होते हैं और हर बार जो है वो तारीख बढ़ाने की मांग करते हैं। लेकिन इस बार उप जिलाधिकारी बंदा मिश्रा ने कहा है कि ये अंतिम सुनवाई है और अगर इस बार भी वो साक्ष्य पेश नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इस सुनवाई को लेकर क्या कोई रिएक्शन आया जिया रहमान बर्क का? ये अभी तक तो उनकी तरफ से कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन वो हमेशा ये कहते हुए नजर आए हैं कि यह मकान मेरे नाम पर नहीं है, ये मेरे पिताजी के नाम पर होना चाहिए था, जबकि जो नगर पालिका में दर्ज है वो मकान उनके ही नाम पे दर्ज है। उनके इससे पहले उनके दादा के नाम पर दर्ज था, और लेकिन अब जो है ये मकान उनके नाम पर है। क्योंकि जिस तरह से बीते समय भी हमने देखा कि कई बार जवाब मांगा गया पर जिया रहमान बर्क इससे बचते हुए नजर आए। क्या इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आज भी देखने को मिलेगी? और अगर यहाँ से किसी भी प्रकार का जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, जो कानूनी तौर पर पक्ष में नहीं है, तो कितनी बड़ी जो मुश्किलें हैं वो जिया रहमान बर्क के लिए यहाँ से आप देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि अगर वो अपने इस मकान के बारे में सबूत पेश नहीं कर पाते हैं तो उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, क्योंकि यह मकान जो है बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। इसलिए जो सक्षम अधिकारी हैं विनियमित क्षेत्र की, वो उस पर बुलडोजर की कार्यवाही भी कर सकती हैं, क्योंकि यह बिना नक्शा पास कराए उन्हें इस मामले में आज साक्ष्य जरूर हर हाल में पेश करने हैं। साक्ष्य नहीं पेश करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए नितिन सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज के एजेंडा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आज के एजेंडा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कल मंगलवार को यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अंसल ग्रुप के मामले पर समाजवादी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया और अंसल ग्रुप को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि अब अंसल ने एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने अंसल ग्रुप को सपा का ही नमूना बताया। सीएम योगी के सख्त रुख के बाद अंसल ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हुई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की शिकायत पर गोमती नगर थाने में अंसल ग्रुप के प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। इस मामले में प्रणव अंसल, सुशील अंसल, सुनील गुप्ता और विनय सिंह सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने संबोधन में क्या बातें कही हैं वो आपको सुनवाते हैं। आप ही की उपस्थिति, आप ही के समय में उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस सरकार को फैसला पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये तो काफी दिन से विवादित मामला चल रहा है। ये फैसला लेने में लेट किया इन्होंने, क्योंकि इसमें आम निवेशक, जो आम लोग उसमें बेचारे परेशान हैं, उनका पैसा न डूबे, उनको पैसा मिले। और क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर उसमें साधारण लोग, नौकरी पेशे वाले लोग जो अपने पूरे जीवन भर की कमाई जुटा कर रखे थे, उन्होंने वहां पर फ्लैट और मकान में पैसे निवेश किया था। कार्रवाई भी हुई, FIR भी हुई, कैसे आप देख रहे हैं इसे?
देखिए, सन 2000 में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने सुल्तानपुर रोड पर आवासीय योजना के लिए 1765 एकड़ लैंड एक्वायर की थी। अगस्त 2003 में मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो हाउसिंग बोर्ड की ये जमीन जो है अंसर को सौंप दी गई और हाउसिंग बोर्ड ने ये बड़े परिश्रम से और कानूनी लड़ाई लड़के, आपको मालूम है कि भूमि अधिग्रहण कितना कानूनी दांवपेच से भरा काम होता है, लंबी कार्रवाई होती है। 17 पैसे और ये जमीन सौंपने के बाद जो है अंसल ने जो है कब्रिस्तान हो, ग्राम समाज हो, चक रोड की जमीन हो, तालाब हो, कब्रिस्तान हो, नगर निगम हो, ग्राम पंचायत, सबकी जमीन कब्जा कर ली और ये जमीन बढ़ते बढ़ते हो गई 3530 एकड़ और आज ये जमीन का एरिया है 4690 एकड़ हो गया है। तो ये अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है जो 2003 से शुरू हुआ और ये 2017 मार्च समाजवादी पार्टी सरकार के तक चलता रहा। और अंसल ने खाली घोटाला यहाँ ही नहीं किया है, इसके खिलाफ एक एफआईआर गाजियाबाद में भी हुई है, पब्लिक थाने में। और समाजवादी पार्टी की सरकार में NH-24 जो गाजियाबाद का है, जहां अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर ने निजामुद्दीन मेरठ गाजियाबाद की जो 40 लेन हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया है, वहां पर हाउसिंग बोर्ड ने 800 एकड़ लैंड एक्वायर की थी। उसको अखिलेश यादव सरकार के समय प्राइवेट बिल्डर को सौंप दिया गया, उस पे फ्लैट आज भी बन रहे हैं। तो ये जो इन्होंने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के तहत जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जो अपने दिवालिया होने की जो खबर आई है एनसीएलटी की ओर से, बैंकरप्सी में इन्होंने अपने डिक्लेयर कर दिया है, ये केवल कानूनी कार्रवाइयों से और जवाबदेहियों से बचने का एक प्रयास है। और सुप्रीम कोर्ट की इसके बारे में जजमेंट है कि कोई भी बिल्डर क्रिमिनल लायबिलिटी और पेनल्टी और फाइन और क्रिमिनल मिसकंडक्ट के आरोपों से उसको राहत नहीं मिलेगी। केवल बैंकों को और जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो इनसे अपने लोन की वसूली नहीं कर सकती, वो जब तक बैंकरप्सी में रहेंगे। तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जैसा लोग मुख्यमंत्री की कार्यशैली के बारे में जानते हैं, मुख्यमंत्री ने कल जिस दृढ़ता से इनके बारे में, इस कंपनी के घोटाले के बारे में जो कहा है, उस पर निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और इसमें बहुत बड़ी संख्या में और अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं और विशेषकर से अब देखिए ना बीएन भट्ट जी दायरे में आएंगे जी, क्योंकि यहाँ पर सीएम ने जब अपना संबोधन दिया तो समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और अंसल ग्रुप को समाजवादी पार्टी का बड़ा नमूना बताया, क्योंकि सपा के कार्यकाल में भी कई प्रकार की जो मांगे हैं अंसल ग्रुप के खिलाफ उठी थी, पर इस प्रकार का चाहे बयान हो, तब के मुख्यमंत्री की बात ले ले, या इस प्रकार की कठोर जो कार्रवाई है उस कार्यकाल में देखने को नहीं मिली थी। पर आज बयान भी जारी हो रहे और कार्रवाई भी हो रही है और एफआईआर। देखिए, गोमती नगर थाने में जो एफआईआर हुई है मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार में हाईटेक टाउनशिप योजना आई थी। तो एफआईआर में ये बात लिखी गई है कि हाईटेक टाउनशिप योजना या पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने सुल्तानपुर रोड पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन अंसल को अलॉट की थी। ये उसमें साफ साफ दर्ज किया गया है और यहाँ और ये भी आम लोगों की जानकारी में है, उस योजना में बड़े बड़े अधिकारियों के और उनके नाम थे। पारदर्शिता भी नहीं थी और ये घोटाला 2003 से शुरू हुआ और इस बीच 2007 से 12 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, तब भी ये चलता रहा। और 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उस समय भी ये चलता रहा। और ये घोटाला केवल क्या लग रहा है बीएन भट्ट जी, जब समाजवादी पार्टी पर सीएम जमकर बरसे ही हैं और एफआईआर कार्रवाई तो हो ही रही है, समाजवादी पार्टी के कई नेता भी इसके चपेटे में आएंगे? समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके दायरे में इसलिए आएगा कि उनके पास वहां पे संपत्ति है, बड़े बड़े बंगले वहां पे हैं इन लोगों के पास। तो निश्चित तौर पर जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो इसमें बड़े लोग इसके घेरे में आएंगे। और मैं दोहराना चाहता हूं कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट से अगर ये बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए हैं, इससे अंसल ग्रुप को कोई राहत नहीं मिलने वाली है और ये बहुत ही घोटालेबाज ग्रुप है। आपको दिल्ली का जो उपहार सिनेमा हॉल में जो आग लगी थी उससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, वो आपको उसकी जानकारी होगी। तो अंसल ग्रुप सदैव घोटाले से ये जुड़ा रहा है और ये कोई इस ग्रुप का ये पहला घोटाला नहीं है।
चलिए बीएन भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज की एजेंडा में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आज चंडीगढ़ में धरना देने का ऐलान कर दिया है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने चंडीगढ़ के सभी सीमाओं को सील भी कर दिया है। वहीं इस दौरान किसानों का कहना है कि जहां पुलिस ने उनको रोका तो वह अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे। बता दें कि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही थी। किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए पंजाब सरकार और एसकेएम के नेताओं की बातचीत बीच में ही टूट गई। किसान नेताओं ने दावा किया है कि नाराज मुख्यमंत्री भगवंत मान बिना किसी उकसावे की बैठक से चले गए। और जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर जो किसान हैं लंबे समय से मुख्यमंत्री जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे समय की मांग कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और जब समय मिला बैठक आयोजित हुई जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं मुख्यमंत्री के साथ और किसानों के बीच ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो हुई। और इसके बीच जब बातचीत का मौका आया तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो तस्वीरें हैं जानकारी आई कि जो भगवंत मान है मुख्यमंत्री हैं वो बीच बैठक से होते हुए चले गए। और किसानों का अपना दावा है कि किसी भी प्रकार की जो यहाँ पर बात है वो निकलकर नहीं सामने आई थी कि जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो उठकर चले गए। और ये जो बैठक है वो बेनतीजा रही क्योंकि लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर समय की मांग कर रहे थे, समय नहीं दिया जा रहा था। जिसके बाद जब समय मिला मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई तो आंदोलन से पहले ही वहां पर मुख्यमंत्री का जिस तरह से बैठक के दौरान बीच में उनका चले जाना और इसको लेकर एक अलग प्रकार की जो नाराजगी है वो भी किसानों के बीच देखने को मिली। और आज चंडीगढ़ कुछ करेंगे अपने मांगों को लेकर किसानों की तरफ से ये ऐलान किया गया है। और जिस तरह से चंडीगढ़ के तमाम जो बॉर्डर है उन्हें सील किया गया है प्रशासन की तरफ से, इसको लेकर भी किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में पहली बार कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका इज बैक का नारा भी दिया। कांग्रेस के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर अपनी मंशा साफ कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया कि जो देश जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में चीन और भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और चीन के खिलाफ 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लागू किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाता है जो ठीक नहीं है। टैरिफ 2 अप्रैल से भारत समेत दूसरे देशों पर बराबर जवाबी टैरिफ लगाए जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे। विजय जी, पहला संबोधन ट्रंप का और इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से जो भी सामान आता है वो ठीक नहीं होता है, गंदा होता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और ये भी कहा कि जो टैरिफ लगाया जाएगा वो 1 अप्रैल से नहीं क्योंकि अप्रैल डे मनाया जाता है। और उन्होंने कहा कि मैं अंधविश्वासी हूं। कई प्रकार के जो बयान है उनके संबोधन में निकलकर सामने आए, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं अमेरिका के भविष्य को लेकर और तमाम जो आसपास के जो देश हैं उनके संबंधों को लेकर? देखिए, यूएस में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आने वाले समय में दिखाई दे रही है। शायद ट्रंप उसको लेकर अलर्ट हैं। अमेरिका की अपनी टोटल जो इकोनॉमी है करीब $25 ट्रिलियन की है, जो उनपे कर्ज है वो $33 ट्रिलियन का है। 8 लाख ट्रिलियन डॉलर का कर्ज उनपे ज्यादा है। तो जाहिर है वो अपनी इकोनॉमी की हालत को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें टैरिफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि भारत के साथ जो अमेरिका का व्यापार है वो भारत के पक्ष में झुका हुआ जरूर है, लेकिन उसकी अमेरिका की इकोनॉमी के लिहाज से वो उसकी मात्रा बहुत कम है और इसका कोई बहुत ज्यादा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे आने वाले समय में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चूंकि सभी देशों पे लगा रहे हैं और चीन पे ज्यादा लगा रहे हैं, तो भारत की चीजों की कीमत उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक नया आर्थिक विश्व जो है अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत आगे बढ़ रहा है, जो ट्रंप की कोशिश है कि हम टैरिफ के जरिए चीजों को रेगुलेट करें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। तो उनकी कोशिश यही है। हालांकि जिस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है खासतौर पे कंज्यूमर गुड के लिए वो अमेरिका में अपनी है नहीं, वो सब चीन पे ही डिपेंड करते हैं या भारत या बांग्लादेश से कपड़े जाया करते थे जो अब खराब हालत में है, जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसका भी फायदा भारत को हो रहा आने वाले समय में। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका को मंगाना ही मंगाना होगा। टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका दुनिया का नंबर 1 है और सारी टेक्नोलॉजी का सेंटर है, जिसको चीन से चुनौती मिल रही है। तो जाहिर है एक दोहरी
झंझट में फंसा हुआ है अमेरिका, तो इसलिए टैरिफ वार शुरू किया है उन्होंने। भारत को लेकर आप कैसे इसे देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने दो टूक कहा कि भारत भी 100% हमसे टैरिफ ले रहा है, इसमें कोई कमी नहीं कर रहा है। इस तरह अमेरिका के रुख को आप भारत के पक्ष में कितना देख रहे हैं और समाधान इसका किस दिशा में जा रहा है भविष्य में? हाँ, ट्रम्प का पहला कार्यकाल था तो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल को लेकर उन्होंने कई बार बयान दिया था, क्योंकि उस पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी भारत लगाता था। अभी हार्ले डेविडसन भारत में जो ये हीरो मोटर है इसके साथ ज्वाइंट वेंचर में यहाँ गाड़ियां बना रहा है, तो वहां से ये बार बार ये इस तरह से इन्होंने बयान दिए हैं और उसका दूरगामी असर थोड़ा बहुत पड़ेगा जरूर भारत की अर्थव्यवस्था पे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि चीन पे उनको टैरिफ लगाना है, इसलिए वो भारत को भी शामिल कर देते हैं। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार का टोटल वॉल्यूम है वो बहुत कम है, चीन से बहुत ज्यादा है, और हम उनकी 3.2 मिलियन डॉलर का ही हमारा उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो भारत के फेवर में झुका हुआ है। तो थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी आईटी कंपनियां वहां काम कर रही हैं और दूसरे जो जरूरतें हैं अमेरिका की जो भारत पूरी करता है। मुझे लगता है कि एक तरीके से बहुत विपरीत नहीं होने। ट्रंप ने अपने संबोधन में कई बातें कही और उनका कहना है कि जो उनके संबोधन में तमाम जो फैसले हैं उनकी तरफ से लिए जाएंगे वो भविष्य में अमेरिका के लिए और अमेरिका के विकास के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में जिस तरह से टैरिफ को लेकर ये बात उन्होंने कही है, उसके दूसरे देशों के साथ संबंधों पर किस तरह से जो खींच है वो असर डालेगी? नहीं, अमेरिका पूरे तरीके से एक नई आर्थिक व्यवस्था चाहता है और उनको खतरा एक ये था कि जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो एक ब्रिक करेंसी लाना चाहती थी, जो डॉलर के मुकाबले दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट हो, तो उस पे उनका प्रेशर बनाना जरूरी था। दूसरा, डॉलर का दबदबा बना रहे वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो वो उनकी कोशिश है। तीसरी बात, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अमेरिका को नुकसान हो रहा था उसे कम करना है। उनके टारगेट में चीन है, चीन के साथ वो मेक्सिको को भी जोड़ते हैं, दक्षिण कोरिया को भी उन्होंने जोड़ा, जापान को भी जोड़ा, भारत को भी जोड़ा, लेकिन जो वॉल्यूम देशों को भी जोड़ा। हाँ, सभी देशों को उन्होंने लगा, ताकि ये न लगे कि वो चीन से सीधे टकरा रहे हैं या भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और भविष्य में मुझे लगता है कि दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं आएगा, ना भारत को कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होगा इससे। यहाँ से क्या कुछ समाधान आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की वैश्विक स्थिति जिस तरह से अभी बनी हुई है, क्या कुछ जो पहल है वो बाकी देशों की तरफ से की जाने की संभावना भी आप देख रहे हैं? क्योंकि टैरिफ को लेकर चाहे चीन का रुख देख लें, भारत का रुख देख लें, यूरोपीय देश का देख लें, क्योंकि एक समान दो टूक कहा है कि टैरिफ लगाया जाएगा। हाँ, टैरिफ वो लगा रहे हैं, लेकिन काउंटर टैरिफ भी लगाया जा रहा है। जैसे उन्होंने अगर चीन पे 25% लगाया तो उन्होंने अपने कुछ गुड्स पे 15% लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा, अमेरिका को नुकसान भी होगा इस टैरिफ वार से, क्योंकि जो चीजें वो एक्सपोर्ट करते हैं वहां तो उन्हें फायदा होगा, जो इम्पोर्ट करते हैं वहां से वो पैसा लेंगे, जो एक्सपोर्ट करते हैं अगर उस पर भी टैरिफ लग गया तो उनकी भी कंपनियों को नुकसान होगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से काफी ऊंची दरें वो लगा रहे हैं, आने वाले महीने 2 महीने में जब उसके इम्पैक्ट सामने आएंगे तो इस पे कोई नेगोशिएशन होगा और ये चीजें सेटल होंगी। अमेरिका में जो बेसिक प्रोडक्शन है वो पिछले काफी वर्षों से वो उसके लिए चीन पे निर्भर है, वहां से ही सारे उनके कंज्यूमर गुड जाते हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें भी चीन से ही उनकी मार्केट में जाती हैं और वहाँ विजय जी भारत के साथ स्थिति थोड़ी सी अलग है, और जो जिन क्षेत्रों में खासकर इंजीनियरिंग गुड्स है और मेडिसिन है तो उसका उतना इम्पैक्ट यहाँ नहीं होगा। जी, तो देखना होगा कि जिस तरह से अमेरिका और ट्रंप की तरफ से ये बयान, देखना होगा इसका दूरगामी प्रभाव कैसा नजर आएगा। विजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज के एजेंडा में ये थी वो प्रमुख खबरें जिसको लेकर हमारी टीम की तरफ से एक जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाया गया। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।